संदेश झूठ से हटके। नमस्कार, संदेश हिंदी न्यूज चैनल में मैं हरिशंकर जोशी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज फिर से हम चर्चा जो करने जा रहे हैं वो ईरान और इजराइल के जो युद्ध चल रहा है। ईरान का ट्रंप को दो टूक जवाब है, जो डरते हैं उन्हें धमकी दो। मैं आता हूं डॉक्टर सलीम साहब के पास में। सलीम साहब, आज बहुत सारे 21 देशों ने आज अपना समर्थन दिया ईरान, और तुर्की ने तो बहुत साफ साफ शब्दों में निंदा भी की है। उसने कहा है कि ईरान इजराइल के जो अवैध पागलपन भरे हमले हैं वो खत्म हो। ईरान की आत्मरक्षा स्वाभाविक, कानूनी और वैध है। तुर्की इस विवाद को सुलझाने में अपना योगदान देने के लिए तैयार है। तो इस तरह से 21 देशों ने और किया है, बाकी लोग भी इसकी निंदा कर रहे हैं। लेकिन इजराइल के 50 आज जेट फिर से वहां पर बहुत बड़ा हमला उन्होंने बोला है। कितना नुकसान हुआ है, कितना नहीं हुआ है, इसकी कोई रिपोर्ट आधिकारिक नहीं आई है और इजराइल की तरफ से भी नहीं आई है। तो ये आज आपको क्या लगता है कि ये रात में मामला शांत रहेगा या ज्यादा उथल पुथल होगी और दिनों की अपेक्षा करें? मामला शांत नहीं होगा जब तक के सीज फायर नहीं हो जाता, ये सब होता रहेगा। लेकिन हमको ये बात समझना चाहिए कि ट्रंप जो है वो अभी बहुत सारी मिसालें दी गई पुरानी, लेकिन हमारे सामने यूक्रेन की मिसाल है। यूक्रेन के इस दिसंबर तक 60,000 से 1 लाख के बीच में फौजी मारे गए। अभी पिछली मर्तबा जो कैदी उन्होंने ट्रांसफर किए एक दूसरे से, तो वो 12,000 थे, और रशिया के भी 1 लाख फौजी मारे गए। ये अभी जारी जंग की बात हो रही है। इसके बावजूद ज़ेलेंस्की जो है वो ट्रंप के मुंह पे उसको बातें सुना के चला आया व्हाइट हाउस से, और ट्रंप उसका कुछ बिगाड़ नहीं सके। और जब ज़ेलेंस्की व्हाइट हाउस से सीधे यूरोप आया तो उसका बहुत जबरदस्त स्वागत किया गया जर्मनी में, बल्कि वो डायरेक्ट यूके आया। पहले कभी भी ज़ेलेंस्की को लोगों ने इतना जो है वो अप्रिशिएट नहीं किया था, इतनी महिमा मंडन नहीं हुई थी जितनी के उस ट्रंप को बातें सुनाने के बाद हुई। मैं आपको ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि ईरान के साथ भी यही हुआ। ये जो आसपास के देश होते हैं, इनके अपने पड़ोसियों से बहुत सारे मामलात में इख्तिलाफात होते हैं, और इनके बहुत सारे लोगों से रिलेशन भी होते हैं जिसकी अलग अलग रीजंस होती है। तुर्की जो है वो नाटो में है तो उसकी अपनी जरूरत है, या ये कि पाकिस्तान को अमेरिका से हथियार लेना है तो वो उसकी अपनी जरूरत है। इसी तरह से सऊदी अरब के रिलेशंस हैं, पुराने रिलेशन है अमेरिका से। यूएई का मामला है, यमन में फंसा हुआ है। लेकिन ये जो छोटे छोटे इख्तिलाफात होते हैं, ये जो छोटी छोटी जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, जब कोई बड़ी बात आ जाती है, ये सब छोटी छोटी लकीरें जिन पर ये लोग एक दूसरे से, पहली बार आप ये देखेंगे कि जब गाजा का मामला आया तो ये जो इनके डिफरेंसेस थे ये कम हो गए। एक भी आमतौर से पहले ये होता था कि जब कभी गाजा पे जब कभी इसराइल पे कोई हमला होता था तो इनमें से ये लोग इनडायरेक्टली कहते थे कि भाई फिलिस्तीनियों को ये नहीं करना चाहिए था, वो बिला वजह क्यों छेड़ते हैं, वो बिला वजह क्यों मुसीबत को दावत देते हैं वगैरह। लेकिन ये कि 7 अक्टूबर के बाद किसी एक देश ने भी ये नहीं कहा कि साहब वो गलत किया गया,
और इसराइल उसके खिलाफ जो कर रहा है वो सही है। और उसके बाद फिर इसराइल ने तो और अपना हाल खराब कर दिया वहां पे बमबारी करके। तो मैं जो बात कहना चाहता हूं कि आप जो है लोगों, जो आदमी कामयाब स्ट्रेटेजिस्ट होता है वो ये कोशिश करता है कि उसके जो विरोधी हैं वो बढ़ जाए, वो आपस में लड़ जाएं, ताकि उनकी आपसी लड़ाई का फायदा इसको मिले। और ये कर रहे हैं ट्रंप और नेतन्याहू कि ये अपने विरोधियों को इकट्ठा कर रहे हैं। आप देख लीजिए कि ट्रंप ने ये कह दिया कि हम यूक्रेन की मदद नहीं करेंगे, तो क्या यूक्रेन की जंग रुक गई? यूक्रेन ने पहली मर्तबा रशिया के अंदर जाकर के इतने बड़े पैमाने पे नुकसान पहुंचाया, वो ट्रंप के हाथ हटा लेने के बाद था। तो ट्रंप के बारे में जो ये सोचा जाता है कि पता नहीं कौन सी कयामत बर्पा कर देगा, मैं ये समझता हूं कि ये बहुत बड़ी गलतफहमी है और ये कई बार दूर हुई है। ट्रंप यानी अमेरिका की बात मैं कर रहा हूं। अफगानिस्तान क्या था? अफगानिस्तान को तो पहले ही यूएसएसआर ने तबाह कर दिया था। उसके बाद जिस तरह से अमेरिका वहां से भागा है इतने साल लड़ने के बाद, लोग अपेक्षा कर रहे थे कि 90 दिन लगेंगे, लेकिन 90 घंटे नहीं लगे। तो ये लोग क्या है कि अम्न की हालत में बड़ी बड़ी बातें करना, बड़ा बड़ा मीडिया है, बड़ी बड़ी बमबारी करना और बड़ी बड़ी हवा बनाना, ये सब बहुत आसान है। लेकिन जंग जीतने के लिए जंग हवा में आप जीत नहीं सकते। जंग जीतने के लिए आपको जमीन में उतरना पड़ता है। और इनके फौजी जब जमीन पे उतरते हैं ना, तो डायपर पहन के जो है वो टैंक में सवार होते हैं। उनको इस बात का डर रहता है कि अगर जरूरत पड़े तो हम बाहर नहीं जा सकते। तो ये इनकी बुजदिली इराक में दिखाई दी, इनकी बुजदिली अफगानिस्तान में दिखाई दी, इनकी बुजदिली वियतनाम में दिखाई दी। हर जगह ये जो है वो बड़े जोरों शोर के साथ जाते हैं और फिर मुंह की खा के आते हैं। तो ये तो छोटे छोटे देश थे जहां पर के इन्होंने मुंह की खाई। यमन में इन्होंने मुंह की खाई। तो ईरान के मुकाबले ये क्या टिकने वाले हैं? ठीक है, आपने कुछ बमबारी कर दी, कुछ लोगों को मार दिया, तो मरना मारना तो ये दुनिया का हिस्सा है। लेकिन नीचे उतर के लड़ना और उनको अपने काबू में करना और वो रजा शाह पहलवी के बेटे को ला करके यहाँ पे शासक बना देना, अगर ये ख्वाब जो है वो ट्रंप देख रहे हैं, तो ट्रंप से ज्यादा जो है वो मूर्खों के स्वर्ग में रहने वाला कोई दूसरा आदमी इस धरती के ऊपर नहीं है, जोशी साहब। जी, तो आपका मानना है कि ये बहुत ज्यादा दिन तक जमीनी लड़ाई में नहीं टिक सकते। ये बात तो खैर सच है कि जमीनी लड़ाई में ये लोग नहीं टिक सकते, लेकिन आजकल लड़ाई तो मिसाइलों से और जेट से लड़ी जा रही है, तकनीक से लड़ी जा रही है। ये एक चिंता का विषय है। लेकिन जीत हार का फैसला जो है वो जमीन पे उतरे बगैर नहीं होता। देखिए, जंग शुरू करना, जंग जारी रखना, ये तो आप हवा में कर सकते हैं। लेकिन ये कि अगर आपको अपना झंडा लहराना, जो क्या हवा में लहरा के आ जाएंगे? आपको नीचे तो उतरना ही पड़ेगा। और जब पूरी देश के लोग अपनी सरकार के साथ हैं, तो आप क्या कर लेंगे? कितने लोगों को मारेंगे? कितनी फौज उतारेंगे? तो ये सब बातें, असल में एक बात मैं और याद आ गई मुझको कि जो बात आयतुल्लाह खामनाई ने कही है वो ये कि ईरानियों को जो लोग जानते हैं वो ईरानियों से इस तरह के लबो लहजे में बात नहीं कर सकते जो जिसमें ट्रंप कर रहा है। ईरानियों पे कोई चीज आप थोप नहीं सकते, ना जंग थोप सकते हैं, ना शांति थोप सकते। तो ये जो बात है, और ट्रंप का ज्ञान तो हम लोग जानते हैं। उन्होंने ये कह दिया था कि इंडिया और पाकिस्तान 1500 साल से लड़ रहे हैं। तो वो खुद इंडिया के बारे में कितना जानते हैं, पाकिस्तान के बारे में कितना जानते हैं, बल्कि खुद अमेरिका के बारे में कितना जानते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। तो उनसे ये एक्सपेक्ट करना कि वो ईरान के बारे में जानते होंगे, ईरान के इतिहास जानते होंगे, ईरान के लोगों की साइकोलॉजी जानते होंगे, इसकी तो कोई उम्मीद नहीं है। और इस अनजान की वजह से, इस लाइल्मी की वजह से वो जो गलती करेंगे उसकी कीमत जो है वो सबसे ज्यादा इसराइल चुकाएगा।
और उसके बाद अमेरिका को भी चुकानी पड़ेगी, इसलिए कि जंग के नुकसान जो है वो इकोनॉमिक नुकसान भी बहुत ज्यादा होता है और अमेरिका आज इस हालत में नहीं है कि किसी बड़ा नुकसान को बर्दाश्त कर सके। ट्रंप एक नारा लगा के आए थे कि भाई मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, जी तो उन्होंने उस नारे में ये बात को तस्लीम कर लिया कि अमेरिका अब ग्रेट नहीं है, नो मोर ग्रेट, तो इसको दोबारा ग्रेट बनाने की जरूरत है। तो अगर ये चीज लंबी हो गई और बहुत जल्दी ये नहीं हो सका, जैसा कि पाशा साहब कह रहे हैं कि बहुत जल्दी हो जाएगा सीज फायर, अगर नहीं हो सका और ये जंग लंबी हो गई तो अमेरिका विल नेवर बिकम ग्रेट अगेन, वंस एंड फॉर ऑल उसकी कहानी खत्म हो जाएगी। जी आपने बिल्कुल सही कहा कि अमेरिका में वो आए थे दोबारा राष्ट्रपति बन के, तो ये भी कहा था उन्होंने कि वो किसी युद्ध में, किसी दूसरे मुल्क के युद्ध में किसी के उसमें वो नहीं कूदेंगे। जंग की बात उन्होंने कही थी।